हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा चैनल से जल्द से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार का कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको जल्द प्रोवाइड हो सके। आज हम मौर्य साम्राज्य के विषय में जितने भी अभी रेलवे द्वारा जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, हम जो है मौर्य एम्पायर के विषय में सारी क्वेश्चन एक डिटेल के साथ हम लोग करेंगे। तो हमारा जो डिस्कशन रहता है, डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर से संबंधित सारे जो आपका जानकारी जो है आपको प्राप्त होते हैं। तो हमारा वीडियो में आप शुरू से अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले जो है कई वर्षों तक मगध का राजधानी आपका कहाँ था? तो हम जानते हैं कि मगध की जो राजधानी थी वह आपका पाटलिपुत्र बाद में हुआ करता था, लेकिन क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि पाटलिपुत्र होने से पहले, कि जब पाटलिपुत्र हुआ उसके पहले जो है आपका मगध का राजधानी कहाँ था। तो इसका जो सही आंसर है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजगिरी जो है आपका पहले राजधानी था पाटलिपुत्र होने से पहले। तो हम इसके राजधानी की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मगध साम्राज्य था, तो मगध साम्राज्य के विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मगध साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो जो पहला राजधानी बनता है आपका बनता है राजगिरी। और यह किसके द्वारा बना जाता है? तो यह जो है अजातशत्रु के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करता था, आपका बिम्बिसार द्वारा यह बनाया गया था। उससे लेकर अजातशत्रु के काल तक जो है बिम्बिसार और अजातशत्रु अजातशत्रु के काल तक जो है राजगिरी राजधानी बना रहा। लेकिन इसके बाद जैसे ही आपका उदयन का कार्यकाल आता है तो उदयन द्वारा अपने राजधानी में परिवर्तन कर दिया गया और उदयन ने क्या किया, मगध की जो राजधानी थी उसे राजगिरी से हटाकर कहाँ किया गया, तो आपका पाटलिपुत्र जो है उदयन द्वारा राजधानी किया गया। किसके द्वारा? तो उदयन के द्वारा। राजगिरी का जो है एक अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। जो राजगिरी स्थान है तो राजगिरी का एक अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। इसके विषय में हम भी जानकारी लेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो जो महावीर स्वामी हुए और गौतम बुद्ध हुए, ये दोनों का आपका साधना स्थल भी है। कौन? तो राजगिरी की बात करें तो राजगिरी में आपका इसका संबंध जो है महावीर स्वामी से भी रहा और बुद्ध से भी रहा। दोनों का संबंध जो है आपका राजगीर से है। दूसरे देखें कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था आपका, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी बात करें तो जो प्रथम बौद्ध संगति आपका हुआ कौन सा? तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ यह भी आपका कहाँ पर हुआ? तो यह भी आपका राजगिरी में ही हुआ था प्रथम बौद्ध संगति, जिसके अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप इसका अध्यक्षता कर रहा था। इसका अध्यक्ष की बात करें, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष की बात करें तो यह आपका कौन था? तो महाकश्यप। महाकश्यप जो है इसका अध्यक्ष हुआ करता था। और किसके शासनकाल में हुआ? यदि हम शासन की बात करें तो इस समय शासन चल रहा था किसका? तो अजातशत्रु का। तो ये सभी सारे पॉइंट जो है आपका पूरे ही डिस्क्रिप्शन में आपको विस्तार से दिया गया है, जिसे आप
कई बार पढ़ के अपना एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ है यह आपका कहाँ स्थित है। तो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ की बात करें यह आपका कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आपका चंपारण में स्थित है। तो जो लोरिया नंदनगढ़ है यह इसकी बात करें लोरिया नंदनगढ़ की बात करें तो यह आपका क्या है, तो यह एक मौर्यकालीन, यह क्या है तो एक आपका मौर्यकालीन एक स्तंभ है। यह क्या है तो मौर्यकालीन एक मौर्यकालीन स्तंभ है। जो किसके समय में यह स्थापित किया गया है, तो लोरिया नंदन की बात करें तो यह अशोक ने ही इसे स्थापित करवाया था। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका बिहार के चंपारण में आपका यह स्थित है। कहाँ पर, तो चंपारण में। तो सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है कि लोरिया नंदनगढ़ जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है और किस नदी, तो गंडक नदी के किनारे है। यह एक मौर्यकालीन स्थल है और सम्राट अशोक ने इसे स्थापित करवाया था। किसको, तो सम्राट अशोक के द्वारा लोरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है इसको स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 787 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान जो है शिलालेख और स्तंभ लेखों को लेखों के रूप में उत्तीर्ण करवाया था। तो वह सम्राट कौन था, तो वह सम्राट था आपका सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने ही 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक की बात करें तो इसने कितने शिलालेखों का निर्माण कराया, तो इसने के द्वारा जो है 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया गया था। कितना, तो 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया गया था। यह क्यों करवाया था, तो इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रचारित करना चाहता था। कौन सी अवधारणा, तो जो कल्याणकारी अवधारणा होता है, तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा था, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के प्रचार के लिए और अपने जो धाम थे उसको प्रचार के लिए, एक तो हुआ कि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा था उसको प्रचार करने के लिए, दूसरा है आपका कि जो उसने धम्म का प्रचार करने के लिए, किसका, तो धम्म का प्रचार करने के लिए ही इसने शिलालेख का निर्माण करवाया था। तो ये सारे पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कि सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था। तो सम्राट अशोक के पिता की नाम बात करें तो हम शुरू से देखते हैं कि जो शुरू में जो है मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा रहा, तो आपका रहा चंद्रगुप्त। जो मौर्य है यह आपका मौर्य वंश का संस्थापक रहा। इसके पुत्र का नाम आपको मिलेगा बिंदुसार। इसके बाद शासन बनता है और बिंदुसार के बाद जो है अशोक शासक बनते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक क्या था, तो पोता था, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो अशोक है वह बिंदुसार के पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र था। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो सम्राट अशोक था इसके पिता का नाम बिंदुसार था और यह बिंदुसार का पुत्र था। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो जो सम्राट अशोक थे इसको देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा बात करें इसका अन्य नाम, तो इसे प्रियदर्शी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसे प्रियदर्शी भी कहा जाता था। तो ये दो नाम इसका बहुत ही प्रचलित था। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके द्वारा जो है कलिंग के युद्ध की थोड़ा सा बात कर लें। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था
यह आपका कब हुआ था? तो जो अशोक शासक बनते हैं उसके 8वें वर्ष में, अशोक के जो शासक बनते हैं उसके 8वें वर्ष यह युद्ध होता है। ईस्वी की बात करें तो 261 ईसा पूर्व की यह बात है। 261 ईसा पूर्व की यह बात है जब कलिंग का युद्ध होता है और इसमें बहुत सारा जो है रक्तपात से आहत हो जाता है और युद्ध से त्याग कर जो है यह बौद्ध धर्म अपना लेता है। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक जो है कौन सा धर्म अपनाता है? तो यह बौद्ध धर्म को अपना लेता है और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अपना जो श्रीलंका था, तो श्रीलंका में इसने अपना पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था। कहाँ पर? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने पुत्र क्या नाम था? तो पुत्र जो था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इस दोनों को प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये सारा क्वेश्चन जो है हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 162 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख स्थित हैं? तो जो आधुनिक गुजरात की बात करें तो जो गुजरात में अशोक का कौन सा शिलालेख स्थित है? तो उसका जो है गिरनार नामक स्थान पर जो है अशोक का शिलालेख स्थित है। कहाँ पर? तो गिरनार नामक स्थान पर। तो गिरनार जो है गुजरात के जूनागढ़ के स्थित एक पहाड़ी है और गिरनार के पहाड़ी के पूर्व और पश्चिम दिशा में ही जो है सम्राट अशोक के चतुर्दश शिलालेख अंतिल है। यहाँ पर गिरनार में आपका कौन सा शिलालेख है? तो गिरनार में शिलालेख की बात करें तो यहाँ आपका चतुर्दश शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है यहाँ पर? तो चतुर्दश शिलालेख। चतुर्दश शिलालेख आपका गिरनार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो सम्राट अशोक थे वह क्या थे? तो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। एक ऐसा शासक था जिसके अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का कोशिश किया और अशोक ने ज़्यादातर जो अभिलेख है अपनी किस भाषा में लिया? तो प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी थी। तो जो अशोक के जो अभिलेख हुआ करता था, या 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अशोक का जो अभिलेख था तो अशोक के अभिलेख की भाषा और लिपि की बात करें तो इसकी पहले भाषा की बात करते हैं तो यह किस भाषा में था और यह आपका किस लिपि में था? तो अशोक की जो अभिलेख था इसकी भाषा की बात करें तो इसका भाषा था आपका प्राकृत। इस एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, इसको आप जरूर रखिएगा कि अशोक जो अभिलेख लिखे थे उसकी भाषा की बात करें तो आपका भाषा हो गया प्राकृत। वहीं इसकी लिपि की बात करें तो आपका ये ब्राह्मी लिपि में इसने अपना अभिलेख लिखा। इसमें तो ब्राह्मी लिपि में। ये दोनों जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन 260 ईस्वी में किस पूर्व सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो कलिंग का युद्ध के विषय में ऊपर हम बता दिए कि जो कलिंग का युद्ध है वह 261 ईस्वी पूर्व में यह युद्ध होता है और इसमें सम्राट अशोक के द्वारा बहुत ही खूंखार युद्ध होता है और यह बहुत ही रक्तपात से भरा हुआ युद्ध होता है। इसी के बाद जो है सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है और इसने क्या किया? तो यह कलिंग जो है युद्ध है मौर्य साम्राज्य और कलिंग राजा के बीच लड़ा गया था जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश
का उत्तरी भाग है। तो अभी यदि हम कलिंग की बात करें तो जो उस समय का कलिंग था अभी यह कहाँ मिलेगा, तो उस समय का कलिंग अभी आपको उड़ीसा का कुछ भाग और कुछ भाग आपको आंध्र प्रदेश का भी मिलेगा, जो कि उस समय का कलिंग था। जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग राजा उसमें कौन था, तो अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त किया और इस युद्ध में रक्तपात को देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा का मार्ग अपना लिया। तो इसमें जब कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, तो उसमें बात करें तो उसमें कलिंग का राजा कौन था, तो कलिंग की राजा की बात करें तो वह था आपका अनंत पद्मनाभन जो है वहाँ का राजा हुआ करता था और इसी को जो है अशोक के द्वारा हराया गया था। तो कलिंग का उसमें राजा की बात करें तो कलिंग का राजा उसमें अनंत पद्मनाभन था, जो कि अशोक के द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में पाए जाने वाला शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा के थे। अशोक के अभिलेख की बात करें तो अशोक का जो अभिलेख है वो आपका कौन सी भाषा में था, तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि इसकी जो अभिलेख की जो भाषा हुआ करता था, अशोक के अभिलेख की जो भाषा हुआ करता था, इसकी भाषा की बात करें तो यह आपका प्राकृत भाषा में था और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि। लेकिन वहीं उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाने वाले जो शिलालेख पाया गया उसमें यूनानी भाषा था शामिल था। लेकिन अधिकांश जो अभिलेख की बात करें तो अधिकांश अभिलेख आपका प्राकृत भाषा में था। अधिकांश अभिलेख की बात करें तो ये आपका प्राकृत भाषा में था। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि अशोक का जो अभिलेख है यह आपका ब्राह्मी, खरष्टी, अरमाइक और यूनानी ये 4 भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन जो अधिकांश भाषा की बात करें तो अधिकांश जो अभिलेख है आपका प्राकृत भाषा में आपका लिखा गया है, वहीं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भाषा का बात करें तो प्राकृतिक, वहीं लिपि की बात करें तो आपका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का अधिक प्रयोग हुआ है, वहीं भाषा में प्राकृतिक भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। लेकिन इसकी भाषा की बात करें तो इसका भाषा जो है जो ब्राह्मी में भी लिखा है, खरष्टी में भी लिखा है, अरमाइक में भी लिखा है और यूनानी भाषा में भी लिखा है। 4 भाषाओं में लिखा है, लेकिन अधिकांश अभिलेख आपका प्राकृतिक भाषा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अशोक ने राष्ट्रभाषा और लिपि के रूप में किसे, तो पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग किया। भारत वन क्षेत्र में पाए जाने वाले अभिलेखों में लिपि जो था आपका ब्राह्मी लिपि है। भारत के बाहर पाए जाने कुछ अभिलेखों में इसे खरष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपि है। तो जो अभिलेख जो है आपका इसमें 2 तरह से दिया हुआ है कि जो भारत में आपका अभिलेख मिला, तो जो भारत में अभिलेख मिला उसकी जो भाषा की बात, लिपि की बात करें तो वह आपका था ब्राह्मी लिपि। लेकिन वहीं भारत से कहीं अन्य की बात करें तो अन्य में आपको जो है 3 लिपि मिलेंगे, जिसमें से आपका है खरष्टी लिपि और दूसरा आपका है अरमाइक लिपि और तीसरा आपका है यूनानी लिपि। लेकिन भारत की बात करें, भारत में अधिकांश आपको ब्राह्मी लिपि मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने के खान का केंद्र माना जाता है। तो मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में जो है सोने के खान आपका कहाँ पर था, तो कर्नाटक के रत्नागिरी जो था वहाँ पर था। लेकिन इसे स्वर्णगिरी के नाम से जो सोने के खान थे इसे कर्नाटक में किस नाम से जाना गया था, तो कर्नाटक में इसे स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था, जो कि यह एक मौर्य काल के दौरान यह
नाम है। तो मौर्य काल के दौरान सुवर्णगिरि को कर्नाटक में सोने के खान का केंद्र बनाया था, जो कि दक्षिणी प्रांत का राजधानी भी था। और यह जो स्वर्णगिरि था, यह आपका क्या था, तो जो दक्षिणी प्रांत था इसका यह राजधानी भी था। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि जो मौर्य शासन के दौरान दक्षिणी प्रांत था उसका राजधानी कहाँ था। तो दक्षिणी प्रांत की राजधानी की बात करें तो आपका स्वर्णगिरि था, जहाँ पर सोने के खान का केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर नामक शासक जो है वह किस शासक के द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो जो सेल्यूकस निकेटर है इसने कहाँ का शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिसने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपको भेजा था। तो इसका जो आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका सीरिया यानी कि यूनान का शासक था। कहाँ पर, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। यह आपका सीरिया या यूनान का शासक था। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। तो जो सिकंदर होता है, सिकंदर का सेनापति की बात करें तो आपका कौन था, आपका था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह क्या करता है कि जो यूनान यानी कि सीरिया और यूनान का सीरिया या फिर यूनान का क्या बनता है, तो शासक बनता है। जो पहले यहाँ का शासक कौन था, तो सिकंदर था। और सिकंदर की मृत्यु के बाद ही जो है सेल्यूकस निकेटर यहाँ का शासक बनता है। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को पुनः अधिकार में लाने के लिए उद्देश्य से ही 305 ईस्वी में यह भारत पर आक्रमण करता है, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर लिया। तो यह युद्ध कब होता है, तो 305 ईस्वी में यह युद्ध होता है। तो जो 305 ईस्वी में एक युद्ध होता है, यह किसके किसके बीच होता है, तो सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच यह युद्ध होता है। यह युद्ध इसलिए होता है क्योंकि सिकंदर द्वारा जो क्षेत्र जीता गया था उसे पर पुनः अधिकार करने के उद्देश्य से ही जो है 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। किसके द्वारा, तो यह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और उसमें यहाँ का जो राजा होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है, लेकिन क्या कहता है इसमें पराजित कर उसे संधि कर लेती है, जिसके परिणामस्वरूप जो है चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से 4 प्रांत मिलता है। सेल्यूकस से आपको 4 प्रांत मिलता है, जिसमें से आप नाम देखें तो पहला होगा वो आपका अराकोसिया जो है इससे मिलता है, और जिसे हम लोग कंधार कहते हैं। दूसरा की बात करें तो इसको पेलोपोनेसियाई जिसे हम लोग काबुल कहते हैं। तीसरा आपका मिलता है एरिया को हम लोग अभी फिलहाल हेरात कहते हैं। और चौथा बात करें तो चौथा आपको मिलता है जेंटोसिया, जिसे हम लोग अभी क्या कहते हैं, तो मकरान तट कहते हैं। ये 4 राज्य है सेल्यूकस निकेटर से किसको मिलता है, यह सेल्यूकस निकेटर से 4 प्रांत जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है। और इसके बदले जो है सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने क्या दिया, तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भी दिए। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने क्या किया, तो इसने इंडिका नामक रचना किया। तो एग्जाम में इंडिका से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इंडिका
का रचना की बात करें तो इंडिका का रचना आपका कौन करता है, तो इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना जो है आपका मेगास्थनीज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की स्थापना किया जाता है, जो कि किसका राजदूत बन के आता है, तो यह सेल्यूकस निकेटर का। यह किसका राजदूत बनता है, तो सेल्यूकस का यह राजदूत था। और यह किसके दरबार में आया था, तो जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज आपका आता है किसके दरबार में, तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और इंडिका में आपका मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का सारा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित एक सारनाथ में सिंह चतुर्मुख जो है किस चीज़ का बना हुआ है, तो इसके द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया है, सारनाथ सिंह चतुर्मुख मंदिर। यह किसका बना हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो इसकी बात करें तो सिंह चतुर्भुज यानी कि सारनाथ में जो सिंह चतुर्मुख जो मंदिर है, यह एक जो है धर्म चक्र प्रवर्तन का एक स्मारक है, क्योंकि यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन की जो घटना होता है कहाँ पर, तो सारनाथ में होता है धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना। और इसी का एक स्मारक के रूप में यह है सिंह चतुर्मुख, जो कि आपका सारनाथ में स्थित है। और यह किस पत्थर का बना हुआ है, तो यह इसकी बात करें तो यह चुनार के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कहाँ का, तो चुनार के बलुआ पत्थर से आपका यह बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह जो मंदिर है 45 फीट आपका खंड है, लंबा खंड। तो इसके विषय में सारी जानकारी प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया, तो 326 ईस्वी में जो है सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। तो 326 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर जो है भारत आता है, तो सिकंदर जो है भारत आने के क्रम में सबसे पहले इसने किस नदी को पार करता है, तो सबसे पहले इसने सिंधु नदी को पार करता है। और सिंधु नदी को जो है इसने पार किया 326 ईस्वी के पूर्व में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा था, लेकिन इसके बाद उन्हें झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। और इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है, तो हाइडेस्पीज या झेलम वितस्ता के युद्ध से जाना जाता है। और इसमें पोरस की हार हुई थी। और इस युद्ध में क्या होता है, तो पोरस की सिंधु नदी को पार करने के बाद क्या करता है, सिकंदर जो है सिंधु नदी को पार करने के बाद जो है पंजाब की ओर बढ़ता है, जो कि झेलम और चिनाब नदी के बीच में पड़ता है। और यहाँ पर का जो राजा था उसमें पंजाब का राजा, वहीं पंजाब की राजा की बात करें तो जो पंजाब का राजा था उसमें कौन था, तो आपका था पोरस। और इसके साथ युद्ध होता है। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो युद्ध होता है तो इस युद्ध को आपको इतिहास में हाइडेस्पीज या झेलम युद्ध भी कहते हैं। इसे हम लोग झेलम युद्ध, हाइडेस्पीज या झेलम युद्ध के नाम से यह जाना जाता है। और यह कहाँ का राजा के साथ होता है, तो पंजाब के राजा और सिकंदर के मध्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा स्तूप जो है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक के द्वारा बना गया एक बौद्ध स्मारक था। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वह कौन सा भगवान बुद्ध के सम्मान में बना गया एक मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक की बात करें मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक के रूप में कौन सा बनाया गया है, तो इसमें आपका आ जाएगा सांची का स्तूप। यानी कि जो सांची का स्तूप है यह आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सांची का जो स्तूप है इसे भगवान बुद्ध के सम्मान में किसके द्वारा बनवाया गया है, तो यहाँ का जो बुद्ध मंदिर है सांची बुद्ध मंदिर इसे सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है और यह बुद्ध के सम्मान में बनाया गया एक बौद्ध स्मारक है सांची का स्तूप। तो देखते हैं कि सांची का स्तूप अशोक के द्वारा 3री सदी में बनवाया गया है और भगवान बुद्ध के सम्मान में बनाया गया, जबकि सांची जो है भारत के मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में है। सांची आपका कहाँ पर है, तो यह आपका रायसीन जो जिला है यहीं आपका पड़ता है सांची, और यह बेतवा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है। सांची किस नदी पर है, तो आपका बेतवा जो नदी है तो बेतवा नदी के तट पर है। रायसीन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका की गुफा भी है। सांची स्तूप को 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यह बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप को यूनेस्को के द्वारा कब जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो 1989 ईस्वी में इसे जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जबकि इसी के निकट एक विश्व पर्यटक स्थल जिसे भीमबेटका कहते हैं यह भी आपका रायसीन जिला में भी पड़ता है। तो सांची को स्तूप को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया, तो 1989 ईस्वी में। इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांची के स्तूप किसके द्वारा बनाया गया है, तो सांची के स्तूप हम लोग ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं कि जो सांची का स्तूप है वह सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था और यह सांची जो है उसको 1989 ईस्वी में इसको विश्व विरासत सूची जो होता है विश्व विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया गया। कब, तो 1989 ईस्वी में। यह पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सांची जो है आपका मध्य प्रदेश के रायसीन जिला में पड़ता है और रायसीन जिला में एक और अन्य जो है इम्पोर्टेंट विश्व विरासत स्थल है जिसे हम लोग भीमबेटका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात जो है भवन संरचना जिसे धार्मिक स्तूप है, यानी कि धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासक के दौरान होता है। तो चलिए हम लोग धार्मिक स्तूप के विषय में जानकारी लेते हैं। तो जो धार्मिक स्तूप होता है यह किस वंश के शासक के द्वारा बना जाता है, तो जो धार्मिक स्तूप होता है इसका संबंध आपका किस धर्म से है, तो इसका संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। धार्मिक स्तूप का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है और इसका निर्माण जो है मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया जाता है। तो जो धार्मिक बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख संरचना धार्मिक स्तूप है, इसका निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान होता है और धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धार्मिक स्तूप का जो नींव है यह अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व में रखी गई थी। तो धार्मिक स्तूप की नींव की बात करें तो यह अशोक के द्वारा कब रखा गया था, तो
249 ईसा पूर्व में। धार्मिक स्तूप जो है ये आपका कहाँ पर मिलेगा, तो धार्मिक स्तूप की बात करें तो ये आपका सारनाथ, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, वहीं पर ये धार्मिक स्तूप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो धार्मिक स्तूप है इसका विस्तार जो है कुषाण काल में हुआ। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में जो है तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप जो है, बौद्ध संरचना जो धार्मिक स्तूप है यह आपका कहाँ पर पड़ता है, तो जो धार्मिक स्तूप है इसके विषय में हम ऊपर में सारी जानकारी ले लिए कि जो धार्मिक स्तूप है यह आपका कहाँ पर पड़ता है, तो यह एक बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह आपका कहाँ पड़ता है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश के सारनाथ, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो तृतीय बौद्ध परिषद की आयोजन की बात करें तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। तृतीय यानी कि जो थर्ड बौद्ध समिति होता है, थर्ड बौद्ध समिति की बात करें तो यह आपका थर्ड बौद्ध जो समिति होता है यह आपका कब होता है, तो यह आपका होता है 250 ईसा पूर्व में यह होता है। और इसमें यहाँ का कहाँ पर होता है, तो यह आपका पाटलिपुत्र नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तृतीय जो बौद्ध संगति है या परिषद, इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता की बात करें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता जरूर याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसका अध्यक्ष था मोगली पुत्र 30 जो है इसका अध्यक्ष था। इसका उद्देश्य था कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को एक स्थायित्व प्रदान करना। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया था एवं तीसरे जो पिटक है अभिधम पिटक जो है जोड़ा गया था। तो इसी के द्वारा क्या किया गया, तो इसी के द्वारा जो है अभिधम पिटक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के द्वारा अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। इसके द्वारा कौन सा तृतीय बौद्ध संगति के द्वारा ही जो तीसरा पिटक है कौन सा, तो अभिधम पिटक, इसी को इसमें जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात रहे कि प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था। वहीं जो है तीसरे बौद्ध संगति के द्वारा इसको जो है तीसरे बौद्ध संगति के द्वारा ही इसे अभिधम पिटक को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का आपका संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका मौर्य वंश का संस्थापक था। भारत इतिहास में उसके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है गलत है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसने सिकंदर यानी कि जिसको हम लोग अलेक्जेंडर भी कहते हैं से मुलाकात किया था और उसकी सेना में भी शामिल हुए थे ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके। तो यह जो है आपका सही था। दूसरा है इसमें कि बैरम खां इनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। तो यह जो आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन के आंसर से यह जो है आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यह भी कथन सही है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाता है, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी आपका पाटलिपुत्र हुआ करता था। यह भी सही है और यह NTPC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें थोड़ा सा, तो मौर्य साम्राज्य की बात करें इसका जो संस्थापक होता है, इसका जो है संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक होता है कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका संस्थापक होता है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारत साम्राज्य का स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज कहाँ का था? तो एक यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत इसके दरबार में आया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। और इसने क्या किया था? तो इसने जो है इंडिका नामक एक ग्रंथ का रचना किया था। और इसमें क्या किया? तो इसमें जो है मौर्यकालीन इतिहास के विषय में आपको जानकारी मिलता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था यह जैन धर्म का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो यह आपका किस धर्म से संबंधित था? तो यह आपका जैन धर्मावलंबी था तथा इसने जैन क्रिया संलेखना विधि से ही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्रंग त्याग दिया। और बैरम खां किसका संरक्षक था? तो अकबर का संरक्षक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु की बात करें तो किस किस विधि से हुआ है? तो संलेखना विधि के द्वारा ही इसका प्राण त्याग हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि जैन धर्म का एक जैन क्रिया है। यह किस धर्म से संबंधित है संलेखना विधि? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक तर्कसिद्ध के रूप से प्रारंभ भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वह किसके पोते थे? तो हम लोग ऊपर के डिस्कशन में सारी बात कर चुके हैं कि यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का पुत्र था। तो कलिंग का प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ वह सम्राट अशोक और कलिंग राजा के बीच हुआ 261 ईसा पूर्व में। यह युद्ध लड़ा गया था। सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का शासक बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इस युद्ध का वर्णन सम्राट ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। देखिए यह भी इसका डिस्क्रिप्शन में देखिए कितना एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि जो कलिंग का युद्ध है इसका जो वर्णन है, कलिंग युद्ध की वर्णन की बात करें तो यह किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध के जो युद्ध था इसका वर्णन की बात करें तो यह आपका 13वें शिलालेख में होता है और 8वें वर्ष जो है यह इसका स्थापना करता है। यह युद्ध जो है आपका 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस प्रकार का टॉपिक और कंटेंट आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।